हेलो स्टूडेंट्स। आज एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के तहत आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वित प्रतिस्थापी यौगिक के तीन आइसोमर संभव हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अमुक द्विप्रतिस्थापी यौगिक ऑर्थो आइसोमर है या मेटा आइसोमर है या पैरा आइसोमर है, इसे ज्ञात करना ही ओरिएंटेशन या अभिविन्यास कहलाता है। तो आज हम लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव यानी द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न के अभिविन्यास का निर्धारण। इसके लिए कई मेथड दिए गए थे, जिसमें सबसे पहला है कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड। इस विधि के अनुसार किसी द्विप्रतिस्थापी यौगिक में एक और प्रतिस्थापी प्रवेशित कराया जाता है। जैसे ये द्विप्रतिस्थापी है, इससे हम त्रिप्रतिस्थापी यौगिक बनाते हैं, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड यौगिक बनाते हैं। अब हमारा दिया हुआ यौगिक और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम जो प्रोडक्ट है उसको एनालाइज करते हैं कि वो कितने आइसोमर का मिश्रण है। यदि वो दो आइसोमर का मिश्रण है तो हमारा द्विप्रतिस्थापी ऑर्थो व्युत्पन्न होगा, और यदि हमारा रिएक्शन मिक्सचर तीन आइसोमर का मिक्सचर है तो हमारा द्विप्रतिस्थापी मेटा व्युत्पन्न होगा, और यदि वो केवल एक ही आइसोमर है तो हमारा द्विप्रतिस्थापी पैरा व्युत्पन्न होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूं, यदि हमें द्विप्रतिस्थापी का ओरिएंटेशन ज्ञात करना है तो इस विधि में हम द्विप्रतिस्थापी को त्रिप्रतिस्थापी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसे हम एनालाइज करते हैं कि वह कितने आइसोमर का मिश्रण है। यदि वो दो का मिक्सचर है तो हमारा जो द्विप्रतिस्थापी है ऑर्थो होगा, यदि वो तीन का मिश्रण है तो द्विप्रतिस्थापी मेटा होगा, और यदि वह केवल एक ही है तो हमारा द्विप्रतिस्थापी पैरा होगा। लेकिन इस विधि में कई कठिनाइयां हैं, जैसे हमको इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो हम पहचान पाएंगे कि ये किसने का मिश्रण है। तो हमें इन्हें पृथक करके उनकी पहचान करना एक कठिन कार्य है। और दूसरी बात क्या है कि हो सकता है कि इन दोनों में से एक आइसोमर बहुत कम मात्रा में बने, तो कम मात्रा वाले को हमें आइसोलेट करके आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इस आधार पर हमारी पहचान थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए इसके बाद इसका रिवर्स मेथड यानी रिवर्स ऑफ कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड दिया गया, और वो है ग्रीस मेथड। इस मेथड में हम द्विप्रतिस्थापी को त्रिप्रतिस्थापी से प्राप्त करते हैं। तो यदि हम तीन आइसोमर से प्राप्त कर पाते हैं तो वह हमारा मेटा होगा, और यदि हम दो आइसोमर से प्राप्त कर पाते हैं तो हमारा ऑर्थो होगा, और यदि एक ही आइसोमर से हम उसे प्राप्त कर पाते हैं तो वो हमारा पैरा आइसोमर होगा। जैसे यहां हमने ये लिया है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इसका हमने डी कार्बोक्सिलेशन किया है। तो इस प्रकार हम ये हमारा है रिवर्स ऑफ कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड, जिसे हम ग्रीस मेथड कहते हैं। इसके बाद आता है रिलेटिव मेथड या आपेक्षिक विधि। इस विधि में हम जिस कंपाउंड का ओरिएंटेशन ज्ञात करना है यानी अननोन कंपाउंड, उसको या तो हम किसी नोन कंपाउंड में यानी ज्ञात यौगिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, या उसे हम ज्ञात यौगिक से सिंथेसाइज कर लेते हैं या बना लेते हैं। ये दो प्रकार से हम अननोन कंपाउंड का ओरिएंटेशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक जाइलीन, जैसे जाइलीन कौन कितने प्रकार की होंगी, तीन प्रकार की, ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन एंड पैराजाइलीन।
उन तीनों में से एक ज़ाइलीन जिसका क्वथनांक 142 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे यदि हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करें तो थैलिक एसिड बनाती है, और थैलिक एसिड को हम गर्म करें तो वो एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये वाला जो हमारा आइसोमर होगा वो ऑर्थो आइसोमर होगा, क्योंकि थैलिक एसिड और थैलिक एनहाइड्राइड का बनना यह प्रदर्शित करता है कि हमारे ज़ाइलीन में दोनों CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर होने चाहिए। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि अपने कंपाउंड को एक नॉन कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया, यानी हमने ये पहला वाला स्टेप लिया है। ओके, दूसरा स्टेप देखते हैं। ज़ाइलीन का एक और आइसोमर मेसिटिलीन से बनाया जा सकता है, जिसका हम अभिविन्यास हमें ज्ञात होता है। हमें पता है मेसिटिलीन में 3 CH3 ग्रुप ऑल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। हमने किया इसका ऑक्सीडेशन पार्शियल, यानी आधा, यानी हाफ। तो एक CH3 ग्रुप COH में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद हमने इसका कर दिया विकार्बोक्सिलीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये CO2 निकल जाएगी। तो क्या हुआ, एक CH3 यहां से रिमूव हो गया, बचे हुए दोनों CH3 ग्रुप अपनी पोजीशन पर होने चाहिए, यानी मेटा पोजीशन पर होने चाहिए। तो इस प्रकार हम मेटाजाइलीन का अभिविन्यास ज्ञात कर सकते हैं, यानी वो जाइलीन जो कि मेसिटिलीन से प्राप्त हो रही है वो मेटाजाइलीन होगी, और बचा हुआ हमारा तीसरा व्युत्पन्न क्या हो जाएगा, पैरा आइसोमर। इस प्रकार हम आपेक्षिक विधि द्वारा द्विप्रतिस्थापियों का ओरिएंटेशन या अभिविन्यास ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक क्रियाओं द्वारा। कुछ यौगिकों का अभिविन्यास उनकी रासायनिक क्रियाओं द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो केवल ऑर्थो व्युत्पन्न द्वारा ही संपन्न होती हैं, मेटा और पैरा से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थैलिक एसिड से ही एनहाइड्राइड बन सकता है, आइसोथैलिक एसिड और टरथैलिक एसिड से नहीं। इसी प्रकार ऑर्थोडायामीन ही 1,2 कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ चक्रीय क्विनोक्सिलीन बनाते हैं, मेटा व पैरा डायामीन नहीं। अतः यदि हमें डायामीन का अभिविन्यास ज्ञात करना है तो उन तीनों में से केवल ऑर्थोडायामीन ही ग्लाइऑक्सल के साथ क्विन ऑक्सलीन बनाएगी। तो हम इससे ऑर्थोडायामीन का अभिविन्यास ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा, यानी बाय डायपोल मोमेंट। यदि बेंजीन वलय से दो प्रतिस्थापी समान हों तो तीनों प्रकार के समावयवियों के द्विध्रुव आघूर्ण के मान ऑर्थो, मेटा व पैरा के घटते क्रम में होंगे। ध्यान रहिए, इसमें एक तो द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, यानी कार्बन और ये जो ग्रुप है इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, तभी डायपोल मोमेंट होगा। दूसरी बात, ये दोनों ग्रुप समान होने चाहिए, तभी हम इस मेथड द्वारा ओरिएंटेशन ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि ऐसा होता है तो ऑर्थो का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा और मेटा का उससे कम और पैरा का 0 होता है। तो इस प्रकार हम ऑर्थो, मेटा, पैरा आइसोमर्स का ओरिएंटेशन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा विभिन्न समावयवियों के IR स्पेक्ट्रा की तल के बाहर यानी आउट ऑफ प्लेन की बैंड भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होती है। जैसे ऑर्थो व्युत्पन्न 770 से 735 सेंटीमीटर इनवर्स पर देता है, मेटा व्युत्पन्न 800 से 750 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड देता है, और पैरा व्युत्पन्न 840 से 810 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड देता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे, इस पर शॉर्ट नोट आता है, दैट इज ऑर्थो पैरा रेशियो।
जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्थो पोजीशन बेंजीन रिंग में 2 होती हैं और पैरा पोजीशन 1 होती है। अतः ऑर्थो पैरा आइसोमर्स 2:1 रेशो में बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापियों का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रतिस्थापी होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट और मीसोमेरिक इफेक्ट द्वारा बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि ऑर्थो पैरा रेशियो कितना बने। दूसरा है साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड इनकमिंग ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो प्रतिस्थापी है उसका साइज और जो आने वाला ग्रुप है उसके साइज पर ऑर्थो पैरा रेशियो सबसे ज्यादा निर्भर करता है। जैसे यदि ये इसका भी साइज बड़ा हो और इसका भी साइज बड़ा हो तो स्टीयरिक फैक्टर काम करता है, तब ऐसे में ऑर्थो आइसोमर बहुत कम बनता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट या विलायक और चौथा है टेम्परेचर या ताप। यूं तो प्रत्येक यौगिक में प्रत्येक कारक का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, अतः प्रत्येक यौगिक में ऑर्थो व पैरा रेशियो भिन्न होगा। लेकिन यदि हम अन्य कारक समान रखें तो एल्किल बेंजीनों में मेथिल बेंजीन से टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन तक जाने में एल्किल समूहों के आकार में वृद्धि होती जाती है, अर्थात त्रिविमीय बाधा यानी स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाती है और ऐसे में ऑर्थो पैरा रेशो घटता जाता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ बेंजीन से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप है जिसका साइज छोटा है, तब ऑर्थो पैरा रेशो 1.57 है। यहाँ पर इथाइल ग्रुप है जिसका कंपैरेटिवली साइज बड़ा है, ऑर्थो पैरा रेशियो घट गया यानी ऑर्थो कम बनेगा ऐसे में। यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑर्थो और कम बनेगा, और यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो और भी कम बनेगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है एल्किल ग्रुप का, वैसे वैसे ऑर्थो रेशो कम होता जाता है। लेकिन एक और चीज देखते हैं, कभी कभी किसी प्रतिस्थापी समूह में कोई ऐसा हेट्रोएटम होता है जो रासायनिक अंतःक्रिया यानी केमिकल इंटरेक्शन द्वारा ऑर्थो उत्पाद की असाधारण रूप से अधिक मात्रा बनाता है। जैसे एनिसोल का यदि हम नाइट्रेशन एसिटाइल नाइट्रेट से करें तो देखिए ऑर्थो आइसोमर असाधारण रूप से यानी 71% बन रहा है। ऐसे में इस अभिक्रिया में नाइट्रीकरण NO2 प्लस यानी नाइट्रोनियम आयन की बजाय डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड यानी N2O5 द्वारा संपन्न होता है। और जब ये N2O5 द्वारा संपन्न होता है, ये देखिए ये है N2O5, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है यानी ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ऐसे में ये देखिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आया तो ये जुड़ गया और इसने इस प्रकार से एक रिंग बना ली। ये देखिए ये रिंग बन गई जिससे ये ऑर्थो आइसोमर असाधारण रूप से स्थायी हो जाता है और हमें ऑर्थो आइसोमर 71% प्राप्त होता है। तो ऐसा विशेष परिस्थितियों में होता है और मुख्य रूप से स्टीयरिक हिंड्रेंस काम करता है। यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप बड़ा हो और इनकमिंग ग्रुप भी बड़ा हो तो स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो आइसोमर कम बनता है। Thank you. Next coming lecture is on biphenyls.